हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग के जो भी आपके इंपॉर्टेंट सॉल्व टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों पर हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहला आपका जो सॉल्व टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपका पहला ही यूनिट आपके वृद्धि और विकास से रिलेटेड आपका दिया गया है। तो आप लोग वृद्धि और विकास अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उनके बीच का डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों की विशेषताएं होती हैं और विकास के क्या सिद्धांत होते हैं। ये इतने टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं हैं। वृद्धि और विकास से ये टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, क्या उनकी विशेषताएँ हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक आपको ऑलमोस्ट सभी को पढ़ के जाना है। अगर आप छोड़ते हैं तो आप जान लीजिए एग्ज़ाम में भी आपका ये प्रश्न ज़रूर छूट जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट टाइप के और लॉन्ग टाइप के मैं आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन बताती रहूँगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से, आपको मैंने नोट्स दे दिया है, आप वहाँ से जो है क्वेश्चन पढ़ते रहिए। अपना नोट्स जो है इस तरीके से पढ़िए कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चनों को आप वहाँ पर रिलेट करके पढ़िए। एग्ज़ाम 100% बहुत अच्छा जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की लंबाई में हो रहे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। तो लंबाई में, जब किसी की लंबाई में वृद्धि होती है, किसी के वजन में परिवर्तन आता है तो वो वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि कहेंगे इसे हम। विकास के किसी एक पक्ष का नाम आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं विकास के बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास। तो ये बहुत सारे विकास के पक्ष हैं, उसी में एक विकास का पक्ष आपका मानसिक विकास भी आपका आता है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के सोचने समझने पर मतलब किसी भी व्यक्ति के सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता में समय के साथ जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं। तो वो जो समय के साथ उसके सोचने समझने के तर्क करने की क्षमता में परिवर्तन आता है वो आपका विकास कहलाता है। ठीक है, तो जब आप वृद्धि और विकास में डिफरेंस पढ़ लेंगे तो आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अगला है प्रकृति बनाम पोषण विवाद जो है वो किससे संबंधित है। तो वंशानुक्रम और वातावरण से ये विवाद आपका संबंधित है। अगला है एसएलटी का पूरा नाम क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में बताया कि वहाँ पे भी आपसे टीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और एग्जैक्ट यही टीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया टोटल कम्युनिकेशन का। तो ऐसे ही मैं जितने भी आपके एग्ज़ाम में ऐसे निमोनिक्स टाइप के दिए गए हैं उनके फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि पूछा जाए। मैंने कुछ इंक्लूड किया है, जो भी छूट गया है मैं वो भी करवा दूंगी, बट आप जो है पेशेंस के साथ ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एसएलटी का पूरा नाम पूछा है, सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। एसएलटी को आपको याद रखना है कि सोशल लर्निंग थ्योरी होता है एसएलटी का पूरा नाम। आगे आप में जो है कुछ शैशवावस्था का, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो। देखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको कहती हूँ कि मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ क्वेश्चन देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा शैशवावस्था का समय काल क्या है, आप में दिया है चाइल्डहुड, ईयरली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप किसी बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा, तो हम क्यों ना आरसीआई के द्वारा भेजे गए सिलेबस का ही अध्ययन कर लें। तो आप जैसे ही यूनिट 2 उठाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वो सिलेबस में ही दिए हैं कि इन्फेंसी की एज क्या है, एडोलसेंस की क्या है, ठीक है, ईयरली चाइल्डहुड की क्या है, लेटर चाइल्डहुड की क्या है, उन्होंने दे रखा है। तो हमें बस उन्होंने जो दे रखा है उसी डाटा को याद रखना है। ठीक है, तो आप बर्थ टू ईयर ये शैशवावस्था का होता है, बाकी आप वहाँ से जो है वो सारे जो मैंने आपको बता दिया यूनिट 2 में जो भी डाटा आपको दिया गया है कि इन्फेंसी का क्या है, ईयरली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड का क्या है, वो समय काल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है सीखने के प्रमुख नियमों का नाम क्या है। मतलब जो सीखने के सिद्धांत आप कह सकते हैं जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, उन तीनों नियमों के नाम आपको पता होना चाहिए। आप उन तीनों जो प्रमुख नियम हैं सीखने के, आपको उनके नाम के साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, उनका नियम क्या है, नियम वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 नियम दिए थे, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम कहते हैं इसको हम। तत्परता का नियम का मतलब होता है आप लोग जितना सीखने के लिए डेडिकेटेड होंगे, तत्पर होंगे, आपको उतना ही अच्छे से आप सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं तत्पर हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो इसका मतलब है कि मैं मोटिवेटेड हूँ। और ऐसे अगर आप भी अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं इसलिए मुझे पढ़ना है, अगर आप तत्पर रहेंगे
तो आप कुछ बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, अगला है अभ्यास का नियम। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तत्परता ही हमें सब कुछ सिखा दे, जितना हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अगला है प्रभाव या परिणाम का नियम। जो हमारा आउटकम निकल के आता है, जैसे मैंने आपको 2 पेपर कराया, अब आप लोगों को लगा कि हाँ जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, हेल्प हो रही है हमारी। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप लोग को लगा कि हाँ यहाँ से आपको एक पॉजिटिव प्रभाव या पॉजिटिव परिणाम आपको मिला इस यूट्यूब चैनल से, तभी जाकर के आप लोग दोबारा से इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई रिजल्ट जो जैसे हमारे सीखने का जो आउटकम है अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम सीखने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन अगर वो निगेटिव आता है, या जैसे मान लीजिए आपने घर में चोरी की, आपको चोरी करने के लिए मान लीजिए 100 रुपये और दे दिए, ठीक है बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने चोरी करके, ठीक है, तो क्या होगा कि अगली बार भी आप चोरी करेंगे। लेकिन अगर वही एक बार पहली बार चोरी करने पर आपके माँ बाप ने आपको लगा दिया 2-4 थप्पड़, और तो क्या होगा कि जब आप अगली बार चोरी करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये गलत बात है, मुझे मार पड़ सकती है। तो यही है कि जिस तरीके का परिणाम आता है उसी तरीके से बच्चा आगे काम के लिए प्रेरित होता है। ये 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, बाकी डिटेल में मैं आपको करवा दूंगी। सीखने के 3 प्रमुख नियमों के प्रतिपादक वो थॉर्नडाइक ने दिया है। ये ऐसे ऐसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप बन सकते हैं। अगला है पावलोव द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम। देखिए हम आपको कहेंगे कि जो भी सिद्धांत आप पढ़ें आप इंग्लिश में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उसका इंग्लिश में नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हिंदी में ये बहुत टाइप के अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में तो पता ही होना चाहिए, साथ साथ इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं पेपर में क्या क्या दे देते हैं वो। ठीक है, तो इसी वजह से आपको इंग्लिश में थोड़ा सा जो है एक बार देख लीजिएगा। पावलोव के सिद्धांत को हम क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या मतलब अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत भी इनको कहते हैं हम। तो ये पावलोव ने दिया था, ये प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत हम इसको कह देते हैं। और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो वो स्किनर का है। ठीक है, स्किनर नहीं है, ये स्किनर है आपका। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं कंडीशनिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो स्किनर को ही अनुबंधन का जनक कहते हैं। ठीक है, अनुबंधन क्या होता है, अनुबंधन होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो अनुबंधन होता है। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का किसका है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो था इन्होंने प्रयोग किस चीज़ पे किया हुआ था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, मतलब कॉग्निटिव थ्योरी जो थी आपकी, तो ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने चरण हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है, और क्या क्या इस सभी सिद्धांत के अंदर जो मतलब जो भी ये 4 चरण दिए गए हैं इनकी क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं वो भी आप पढ़िएगा। तो इसमें 4 चरण थे। पहला पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का जो सही क्रम है वो आपका पहला आता है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अलग अलग 4 अवस्थाएं थी जो कि उन्होंने अपना दिया हुआ है एज के अकॉर्डिंग। इनकी संवेदीगामक अवस्था की एज भी कुछ थी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की इन्होंने अलग अलग एज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस एज को भी पढ़िएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था की क्या एज लिमिट इन्होंने दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की कोई 2 विशेषताएं। मैं आपसे ज़रूर कह रही हूँ कि आप चरण तो पढ़िएगा ही, उनके अंदर की कुछ विशेषताएं भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, बट आपको सभी के लिखने हैं। ठीक है, आपको मतलब सभी को पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ औपचारिक का लिखा, हो सकता है वो आपके संवेदी के पूछ ले, तो जब आप पढ़े रहेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार आप चारों की जो विशेषताएँ हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पियाजे के अनुसार इन्होंने दिया हुआ था कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें बच्चा अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक जो संभावनाएं हैं उनके संबंध में जो होता है, एक मिनट, ये काल्पनिक जो संभावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू कर देता है। अगर हम बात करते हैं तो ये अमूर्त सिद्धांत जो होते हैं, अमूर्त का मतलब है जो चीज़ें सामने नहीं दिखाई देती हैं, इनके बारे में भी, और काल्पनिक चीज़ों, काल्पनिक मतलब चीज़ों को भी वो उसके बारे में भी बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इनकी लास्ट स्टेज थी और मतलब इस अवस्था तक ये मानते हैं। ठीक है, कि मतलब बच्चा जो है पूरी तरह से उसका मानसिक विकास इस अवस्था में हो जाता है, तो वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है।
और ये इनकी 2 विशेषताएं हैं। अगला, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये वाइगोत्स्की हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक। वाइगोत्स्की ने दिया था यमकेओ, जिसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर। आपको वाइगोत्स्की की जो 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी, जैसे जेडपीडी क्या है, यमकेओ क्या है और पाड़ क्या है, ठीक है, जिसे आप मचान, इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। पहली बात तो यमकेओ पढ़ लीजिएगा, फिर जेडपीडी आप जरूर पढ़िएगा, जेडपीडी क्या होता है, यमकेओ क्या है, ठीक है। उसके बाद अब जो है इसके फोल्डिंग क्या होती है, तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तीनों पढ़ लेते हैं तो वो क्या भी कोई भी क्वेश्चन कर लें आपसे तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जेडपीडी आपसे पूछा गया है, मैं आपको समझा दूं जेडपीडी क्या होता है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, हिंदी में लिखा गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको। और वैसे जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया एक शब्द है, ठीक है। और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वो कैसे देंगे, ऐसे दे देंगे ना कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की संबंधित नहीं है। मान लीजिए वो स्कीमा दे दिए, ठीक है, तो स्कीमा दे दिए, यमकेओ दे दिए, जेडपीडी दे दिए, इसके फॉलोइंग दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्कीमा होता है वो जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता रहेगा तो आप लगा पाएंगे ईजिली। तो जेडपीडी आपका होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चा जो है ये मान लीजिए कोई है तो बच्चा 2 सीढ़ी अपनी मदद से चढ़ सकता था, और लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो आपने क्या किया कि बच्चे को 2 सीढ़ी अपने आप चढ़ने दी, और जैसे ही बच्चा इस तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रख पा रहा था, आपने उसको यहाँ से सपोर्ट दे करके, यहाँ से थोड़ा सा हाथ दे करके आपने उस तीसरी सीढ़ी पर उसको चढ़ा दिया। तो इनके बीच का जो ये गैप हो जाएगा ना, वही आपका जेडपीडी हो जाएगा। मतलब बच्चा जो कर सकता था, जैसे आप लोग जो थे, आप लोगों ने एक बार पढ़ा था, बस आपको जो है थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत थी कि कोई आपको क्वेश्चन बता दे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, पेपर का पैटर्न आपको बता दे, एक बार आपका रिवीजन करवा दे। तो मतलब आप जानते थे कुछ, और मैंने उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प करके जो आपको मैंने एक ऊंचाई तक पहुंचा दी है, तो उस ऊंचाई के बीच में और आपके स्तर के बीच में जो बीच का जो गैप आता है ना, वही आपका जेडपीडी होता है। तो ये आपका है। अगला है श्रव्य शिक्षार्थी किसे कहते हैं। आप में टाइप ऑफ लर्नर्स दिया गया है, वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया है कि सब शिक्षार्थी वो होते हैं जो सुनकर बेहतर सीखते हैं। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो जो सुनेंगे उससे वो सीख लेते हैं। उसके बाद NBPTS का आपसे पूरा नाम पूछा गया है, जिसे हम नेशनल बोर्ड फॉर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं। आपको फुल फॉर्म जरूर से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है अवधान से आप क्या समझते हैं। अवधान मतलब क्या होता है, तो मैंने 2 परिभाषाएं आपको इंक्लूड कर दी है। आप अवधान क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और परसेप्शन क्या होता है वो भी आप पढ़ें। मतलब अटेंशन और परसेप्शन दोनों आपको पढ़ के जाना है। तो अवधान एक प्रकार की शक्ति या प्रेरणा है जिसका संचालन ज्ञानात्मक क्षेत्रों में गुणात्मक क्षेत्रों के द्वारा होता है। मतलब जो अवधान होता है वो एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है कि जिसके माध्यम से हम जो होता है ज्ञान प्राप्त करते हैं, और किसी भी चेतन रूप से किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम जो चीज़ें याद करते हैं उसको ही हम अवधान कहते हैं। मतलब ध्यान विचार की वस्तुओं को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी अवधान होती है। अगला आपका फुल फॉर्म होता है ESP का पूरा नाम क्या है, तो इसे हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। मतलब जो आपका ESP होता है उसका जो पूरा नाम होता है वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है। आप एक बार ज़रूर ESP के बारे में पढ़ के जाएं। अगला है अल्पकालिक स्मृति को किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्रियात्मक स्मृति भी कहते हैं। ठीक है, आप में जो है स्मृति भी दिया गया है, मेमोरी भी आपके ही सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको मेमोरी को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, जो टाइप ऑफ मेमोरी है उसको भी पढ़िएगा। अगला है अल्पकालीन स्मृति को, जब अल्पकालीन कोई चीज़ हमारे अल्पकालीन स्मृति में जाती है, उस सूचनाओं को जब हम बार बार दोहराते हैं, तो बार बार दोहराने से वो किस प्रकार की स्मृति में वो चीज़ें चली जाती हैं, तो वो दीर्घकालिक स्मृति का भाग हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर देखा और मैंने उस नंबर को बार बार दोहराया, अब वो नंबर जो होगा ना मेरे जो है दीर्घकालीन स्मृति में चली जाएगी और मैं उसे लंबे समय तक याद रख पाऊंगी। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के आपसे प्रतिपादक पूछा है तो हार्वर्ड गार्डनर थे। मैंने आपको ऊपर ही बताया मल्टीपल इंटेलिजेंट इनके था। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कुल कितने प्रकार थे, तो कुल 8 प्रकार थे। कहीं पे आपको 9 प्रकार भी दिखेगा, लेकिन आपको जो है NCERT के अनुसार 8 प्रकार मानना है। अगला है बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1983 में जो है वो बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डनर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है।
तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम था वो है फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट कहते हैं इसको। तो ये आपका पुस्तक थी जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा लिखी गई थी। आपके पूरे सिलेबस में आपको 2-4 पुस्तकों के ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो आप वो 2-4 पुस्तकों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का जो कार्यात्मक विश्लेषण है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण किस प्रकार के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो जो मानसिक दिव्यांग बच्चे रहते हैं इनके व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, उनके व्यवहार को जानने के लिए और सुधारने के लिए ये कार्यात्मक व्यवहार जो विश्लेषण है उसका इस्तेमाल किया जाता है और मानसिक दिव्यांग बच्चों पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब जो भी बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, ऐसे बच्चों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके कुछ थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको बिल्कुल कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं करना है और इसको एक एक करके अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से आपको रिवीजन करना है। आपके एग्ज़ाम तक आप इसको 2-3 बार जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और मैं कुछ और 20 क्वेश्चन आपको करवा दूंगी इस पेपर के, जहाँ से आपके जो 9 क्वेश्चन बनते हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करिएगा। जहाँ पे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे एक कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूँगी। और वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि और लोग इससे जुड़ सके और इसी का लाभ ले सके। सारी चीज़ें आपको मुफ्त में दी जाती हैं, तो एक शेयर, एक लाइक, आप एक लोगों से सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर करवाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।